नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके बहुत ही शानदार से एग्जामपुर प्लेटफॉर्म पर। तो सभी को मेरा प्यार भरा साथियों नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आप सभी लोग आ जाइए, एक बार बहुत ही शानदार से अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। एक एक सवाल को आपके एग्जाम में फंसाने के लिए आपके पेपर में साथियों हर एक टॉपिक को जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही साथियों आपको पढ़ाने के लिए लेकर आ चुके हैं आपकी क्लास। तो सभी लोगों को मेरी आवाज बढ़िया से आ रही होगी, प्यारी सी, सुंदर सी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास का पहला आपके सामने साथियों सवाल। तो तैयार हैं आप सभी लोग? वाह जी वाह, जल्दी से बताइए। सबसे पहले आर यू रेडी? सभी लोग तैयार हैं साथियों? मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। वाह, कुछ तो गड़बड़ है। वाह, बहुत ही शानदार। चलिए, क्या बात है। एक बार सभी लोग तब तक क्लास को शेयर कर दें। थोड़ा सा मुझे लग रहा है आज तो भाई सब पीडीएफ ही हमने कोई और खोल दी। ये होता है जल्दी में काम गड़बड़ होना, है ना। कभी आपने सुना है भाई साहब, कभी आपने सुना है किसी से जल्दी में काम गलत हो सकता है? तो मेरे से शायद वही हुआ है ना। चलिए, ये बात, ये देखो, ये रही क्लास की पीडीएफ और हम खोल के कुछ और बैठे हैं। वाह, कलिए कोई बात नहीं। कहते हैं कुछ बुरा होता है वो उसके पीछे बहुत सारी चीजें अच्छी होनी होती हैं, और जब अच्छी होनी होती है ना तो उसके लिए आपको ये तैयार हो जाना चाहिए, है ना। तैयार हो जाना चाहिए किस चीज के लिए? उस अच्छी चीज के लिए, क्योंकि आप जानते हैं वही आपके सिलेक्शन को साथियों एक तरीके से एक नई दिशा, एक नई डायरेक्शन जो है वो प्रदान करती है। आज के टॉपिक भी बहुत अच्छे हैं, शायद इस वजह से आपको आज की पीडीएफ जो है वो कुछ और साथियों खुली हो। कोई बात नहीं, शुरुआत करेंगे। अरे रड बाकुरो, तुम चिंता मत करो, अभी तो हम वैसे भी साथियों जिंदा हैं, और जब तक हम जिंदा हैं तब तक तुम टेंशन ही मत लो। आप सभी लोग सबसे पहले आपकी सवाल को पढ़िए और देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला सवाल है, बोहनी खराब नहीं होनी चाहिए। साथियों सबसे पहला कह रहा है, चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन सा मध्यकालीन शासक था? आप जानते हैं हमें सबसे पहले गुलाम वंश पूरा कंप्लीट पढ़ना है, तो फटाफट से आपको देखना होगा चांदी का जो टंका था और इसी के साथ साथ एक सिक्का था तांबे का जीतल। तांबे का जीतल किसने जारी किया था? गुरुजी याद आया, चांदी का टंका और तांबे का जीतल ये हमारे भारत में इल्तुतमिश ने जारी करवाया था। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहली बार टकसाल, जिसको मिंट कहते हैं, मिंट का मतलब जानते हैं? मतलब मुद्रा छापने वाली साथियों एक तरीके से समझ लो मशीन, सबसे पहले इसी ने लगवाई थी। वाह गुरुजी, बताइए इनमें से किसने टंका चांदी का सिक्का चलाया था? तो ये तो आपने वही सवाल देख लिया, ऐसे ही मिलेंगे। 175 ग्रेन का चांदी का टंका चलाने वाला दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत को उड़ा के फेंक दो, सबसे पहले आपको मिलेगा वो भाई साहब आपके सामने है। अगला सवाल देखिए, बताइए टको पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा प्रारंभ किसने की थी? अब आप सभी लोग ध्यान से देखिए, जो टको लिखा हुआ है इसका मतलब है टंका। आप चाहे तो काट कर लिख लीजिए और सिक्का लिख लीजिए। मैंने आपको बताया टकसाल, टकसाल मतलब मिंट, मतलब एक तरीके से जो मिंट बनाई गई उन पे पहली बार इल्तुतमिश ने साथियों सिक्कों पर क्या किया? नाम अंकित कराने का, टकसाल का नाम अंकित कराने की प्रथा साथियों चालू की थी। चंगेज खान, जिसे भारत में हम सभी लोग एक मंगोल आक्रमणकारी मानते हैं, मंगोल ज्यादातर जो रहे वो बौद्ध साथियों धर्म को मानते थे। भारत में 1221 के करीब चंगेज खान का आक्रमण होता है। सवाल पूछ रहा है, बताइए चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये साथियों किया था, सबको याद होगा, इल्तुतमिश के ही समय साथियों, क्योंकि इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से शुरू हुआ और 1236 तक चला था। अगला सवाल देखिए, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा, आप मैप पर पढ़ते होंगे, ऐसे घबराया मत करिए, सवाल जरा सा बड़ा देखा चिल्लाने लगे। उत्तर पश्चिम का मतलब ये वाली बाउंड्री। साथियों ध्यान रखना, कब और किसके समय आया था? इल्तुतमिश के समय। हमने वर्ष तक पढ़ा दिया, कुछ बचा नहीं। अब एक बात और याद रखना, आज की जो क्लास है, क्योंकि मैं जिस स्टूडियो में ले रहा हूं, स्टूडियो बहुत बिजी रहता है, एक नंबर है, तो अभी हो सकता है सर जो है वो आ जाए तो 50 तक ही छोड़ देंगे, 50-52 तक। तो ये मत सोचना कि साथियों आपकी क्लास मैंने कम ली, क्योंकि मैं डेली लेट छोड़ता हूं। आज लेकिन हो नहीं सकता जुगाड़, क्योंकि जिस स्टूडियो में खड़े हैं ना, ये बहुत मतलब जिसको कहते हैं ना हॉट स्टूडियो है ना। फिलहाल आपको इतना सा बस ध्यान रखना है कि थोड़ा स्पीड अगर बना लेंगे हम लोग तो मैं चारों टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे। अगर हमने धीरे धीरे पढ़ा तो समझ लो फिर कुछ ना कुछ छूटेगा, और मैं नहीं चाहता कि आज हम कुछ छोड़ के जाएं, अपना पूरा खत्म करके जाएं।
दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? याद कर लीजिए, आपको पता है। अच्छा, ये जो चंगेज खान था ना, इसी से जुड़ी थी बाबर की माता जी। ध्यान रखना, बाबर जो है वो मातृ पक्ष जो है उससे, साथियों ध्यान रखना, 14वीं पीढ़ी से आपको मिलेगा। मातृ पक्ष बाबर की जो माता थी, जिनका नाम कुतलुग निगार खानम था। कुतलुग निगार खानम का नाम सुना होगा, कुतलुग निगार खानम का नाम सुना है ना, तो कुतलुग निगार खानम को आप याद रखेंगे। बताइए, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत में किसके समय आक्रमण किया था? मंगोलों ने भारत में इल्तुतमिश के समय आक्रमण किया था। गुरुजी ऐसे सवाल क्यों बार बार रिपीटेड करते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, यही पूरा गुलाम वंश है। गुलाम वंश का मतलब क्या है गुरुजी? गुलाम वंश का मतलब 1206 से लेकर 1290 तक। ऑलरेडी मैं तुमको बस यही बताना चाह रहा हूं कि तुम चाहे कितना भी पढ़ लो, पेपर को ही देखोगे और कुछ नहीं देखोगे। पेपर में फंसने वाले सवाल बस ऐसे ही आपको रिवीजन करना है फटाफट। निजामुद्दीन जुनैदी जो है वो इनमें से बताइए किसका वजीर था? देखो, जुनैदी जो है ये वजारत नामक पद बनाया गया था। समझ में आया? वजारत पद क्या था? वित्त मंत्री का पद था। और आपसे पूछ रहा है, बताइए वित्त मंत्री, पहली बार दीवाने वजारत नामक पद जो है, जिसको वित्त मंत्री का पद कहते थे, वो साथियों बनाया गया था। और जुनैदी जो है, ये आप सभी लोगों को बताना है किसके समय साथियों एक तरीके से था। अगर आपसे कोई पूछे हमारे दिल्ली सल्तनत में दीवाने वजारत नाम का पद किसने बनाया था, तो दीवाने वजारत जो पद है ये साथियों इल्तुतमिश ने ही बनाया था। तो इल्तुतमिश ने साथियों इसका निर्माण किया था। ये वित्त मंत्री होता था। 3 विभाग बनवाए थे। एक तो दीवाने रसालत बनवाया था, रसालत विदेश मंत्रालय को कहते हैं। दीवाने साथियों इंसा बनाया था, इंसा पत्र व्यवहार के मंत्री को कहते हैं। तो ये 3 मंत्रालय आपको याद रखने। एक बलबन ने बनाया था जिसको दीवाने साथियों ध्यान रखना अर्ज कहा जाता था। तो जब इसी ने बनवाया तो देर किस बात की, जुनैदी जो है वो इसी के दरबार में थे। अगला देखो, बताइए दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था? देखो, आपने पढ़ा होगा हमारे यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो साथियों ध्यान रखना, क्योंकि आपको यहां से पढ़ना होगा। ऐबक जो है उसने लाहौर को राजधानी बनाया था। वो दिल्ली से शासन तो किया दिल्ली पर, लेकिन वो शासन की राजधानी लाहौर को बनाया था। लेकिन जब इल्तुतमिश को आप देखोगे तो ये बदायूं का इक्तेदार था और दिल्ली पे आके साथियों ध्यान रखना कब्जा कर लेता है। तो बदायूं का इक्तेदार था और दिल्ली पे आके कब्जा कर लिया, राजधानी बना ली। सल्तनत के निम्न के सुल्तानों में किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली जो है वो स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली को इल्तुतमिश ने पहली बार बनाया था। ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, बलबन बाद में आएगा। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए थे, दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? ऐसे घुमाऊ सवाल जब आए तो टाइम नहीं लगाना है, टाइम खत्म कर देना है, सिस्टम को हिला देना है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में साथियों सल्तनत की राजधानी? तो सल्तनत में राजधानी दिल्ली रही थी। स्वयं बदायूं का इक्तेदार था। अकबर के ऐबक के समय लाहौर राजधानी थी। बताइए सल्तनत के 2 सिक्के टंका और जीतल का प्रचलन, ये तो इल्तुतमिश ने ही किया था, लगा लेना। अगला देखिए, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था? बताइए बताइए सभी लोग। सर लड़ाइयां क्यों लड़ते थे इतनी शासक? लड़ाइयां क्यों लड़ते थे? अब ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। इल्तुतमिश ने क्यों लड़ाई लड़ी? अब ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। अकबर क्यों लड़ता था? अच्छा, आज क्या लड़ाइयां नहीं होती? तुम मुझे ये बताना, तुम्हारे घर में लड़ाई नहीं होती? अगर कह दो कि नहीं होती, सही बता रहे, और चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये झूठ तो पक्का होगा। अच्छा, होती ना सबके यहाँ लड़ाई, तो पक्का एक जेन्युइन सी बात है। लड़ाई क्या कोई बड़ी बुरी बात थोड़े ना है, अच्छी बात है भाई, होती है, लड़ाइयां होती तभी और प्यार बढ़ता है। कहते नहीं कि जहां मतलब ज्यादा मिठाई होती है वहां कीड़े पड़ जाते हैं, और जहां थोड़ी बहुत खटास होती है ना वहां जल्दी में कीड़े नहीं पड़ते। आजकल के लेकिन कीड़े बड़े खतरनाक हैं, वो खटाई अचार में भी पड़ जाते हैं, पता नहीं कैसे कीड़े भाई साहब। मुझे लग रहा है नया उनका एक तरीके से आया हुआ है ना। चलिए कोई बात नहीं। गुलाम का गुलाम किसको कहते हैं? तो आप जानते हैं ऐबक जो है ये गुलाम था गोरी का, तो ये तो ऑलरेडी गुलाम था। इस ऐबक ने अपना गुलाम इल्तुतमिश को बनाया, तो इल्तुतमिश जो है वो गुलाम का गुलाम कहा जाता था, इसी को लगा लीजिएगा। और अगर आपसे कोई कहे ये तो रहा गुलाम का गुलाम, मतलब गुलाम का स्क्वायर कह सकते हो ना, गुलाम का स्क्वायर, ध्यान से देखना। लेकिन अगर कह दे गुलाम के गुलाम का गुलाम मतलब क्यूब, तो बलबन को लगाना। क्यों भैया? क्योंकि बलबन जो है
वो इल्तुतमिश का गुलाम था। समझ में आया? तो ये आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला सवाल देखिए, बताइए भारत ने किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था जो है वो प्रारंभ की थी? एकता का मतलब क्या होता था? इसका अर्थ होता था साथियों, ध्यान रखना, भूमि का टुकड़ा। ध्यान रखना, क्या बोलते थे? भूमि का टुकड़ा बोलते थे, टुकड़ा। साथियों ये व्यवस्था साथियों हमारे भारत में जब गौरी आया तो गौरी ने पहला एकता, आप सभी को याद रखना है, पहला एकता साथियों किसको दिया था? तो ऐबक को दिया, ऐबक को, ऐबक को दिया, ऐबक को। ऐबक ने बदायूं का इक्तेदार बनाया इल्तुतमिश को। तो इल्तुत जो है वो साथियों ध्यान रखना बदायूं का इक्तेदार था, बदायूं का इक्तेदार था, इक्तेदार। यानी ये व्यवस्था, मतलब ये जो इक्तेदारी का एक कॉन्सेप्ट है ये पहले से था, लेकिन एक व्यवस्था के रूप में, एक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं ना, एक डिपार्टमेंट के रूप में इल्तुतमिश ने भारत में व्यवस्थित तरीके से चालू किया था। इसने अपने साम्राज्य को 21 इक्तों में बांटा, 21 भागों में बांटा। ये रहा साथियों साम्राज्य, और ऐसे 21 टुकड़े कर दिए, सबको ABCD करके बांट दिया। ध्यान रखना साथियों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों पर उम्दत उल निस्वा का साथियों एक तरीके से विरुद्ध धारण किया? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों पर उम्दत उल निस्वा का विरुद्ध धारण किया था? जल्दी से बताइए फटाफट। नेट प्रॉब्लम हो रही है सर? नहीं, मेरे यहां तो चल रही है। नेट की प्रॉब्लम कैसे हो गई? जल्दी से बताइए। मेरे यहां तो चल रही है ना? नहीं, अभी तो चल रही है ना? जल्दी से बताइए इनमें से किसने धारण किया था। सवाल को पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोगों को। सबसे पहले किस सुल्तान ने सिक्कों पर उम्दत उल निस्वा का विरुद्ध उपाधि धारण की थी? तो साथियों रजिया सुल्तान ने जो है उसी ने धारण की थी, क्योंकि ये पुरुषों जैसा वेश बनाने लगी थी। तो पुरुषों के कपड़े साथ में साथियों ध्यान रखना, एक तरीके से पुरुषों की जो पोशाक थी, जूते पहनना लंबे लंबे से, घुड़सवारी करना, ये सब करने लगी। तो रजिया ने साथियों पुरुषों जैसा वेश जो है वो धारण किया था। इसी को कहते थे। रजिया सुल्तान किस वर्ष शासिका जो है या शासक बनी थी? तो रजिया सुल्तान का चैप्टर 1236 से 1240 के बीच में मिलेगा। तो 1236 में रजिया सुल्तान का चैप्टर आपको मिल जाएगा। बताइए इनमें से कौन मध्यकालीन साथियों भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो किसी और को क्यों लगाना जब रजिया है, आपको जानते हैं। रजिया बेगम, जिसको साथियों रजिया बेगम कहते हैं। देखो यहाँ पे मतलब अब हम नहीं कर सकते, ये पेपर में ऐसे भी सवाल पूछ देगा उल्टा सीधा तर्क दे करके, कई बार वर्तनी गलत दे देगा। तुमको ये दिमाग को खोलकर बैठना है, 360 डिग्री दिमाग चलना चाहिए। रजिया बेगम को सत्ता से किसके द्वारा या किसका हाथ था हटाने से? तो अफगानों का, मंगोलों का, तुर्कों का, अरबों का। रजिया सुल्तान जो है अपने ही जो तुर्क लोग थे उन्हीं से एक तरीके से परेशान हो गई थी। रजिया सुल्तान को जो अमीर लोग थे, तुर्क अमीर लोग, उसी के घर के लोग, उसी के रिश्तेदार, ध्यान रखना, उसी के जो पिताजी के मित्र थे, अमीर इत्यादि जो थे साथियों, वही रजिया के विरोधी हो गए। ये साथियों तुर्कान चहलगानी के सदस्य थे। तुर्कान ए चहलगानी जो थे उन्हीं के साथियों सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर जैसे आपने पढ़ा होगा, एक अल्तुनिया का नाम सुना है? अल्तुनिया जो है यही विरोधी सबसे पहले विद्रोह करता है, याद है आपको? भटिंडा का इक्तेदार था। तो इसी के साथियों ध्यान रखना, तुर्क लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था पहली बार कोई महिला उन पर राज कर रही है, तो ये उनको पसंद नहीं था। बताइए निम्नलिखित में से किसने तुर्कान चहलगानी का गठन? तो इसका गठन किसने किया? बताइए इसका विनाश किसने किया? विनाश तो भाई साहब बलबन ने किया था, और बलबन जो है उसने इसका विनाश करने के बाद साथियों एक नया पद बनाया था, नया पद, जिसको दीवाने अर्ज कहते थे। दीवाने अर्ज। अच्छा आप खुद ही सोचिए, गुलाम वंश पे इतने सारे सवाल बन सकते हैं। तो सबसे पहले बनाया इल्तुतमिश ने था। 40 अमीर थे, ध्यान रखना, जिनको इसने अपने दरबार में ज्यादातर बड़े पद जो है वो दे दिए थे। तो यही इल्तुतमिश के समय की सबसे बड़ी एक तरीके से व्यवस्था थी। प्रथम सुल्तान जिसने दोआब के साथियों, दोआब गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र था, दो नदियों के बीच, जैसे गंगा और यमुना के बीच का उपजाऊ जो क्षेत्र था उसको दोआब कहते थे। उपजाऊ जो क्षेत्र था उसको दोआब कहते थे, और यह सबसे पहले इल्तुतमिश ने समझा था। इस दोआब क्षेत्र के लिए
एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी भी उसने बनाई थी जिसका नाम रखा था हस्व-ए-कल्व। याद रखना, हस्व-ए-कल्व नाम की उसने एक सैन्य टुकड़ी भी बना ली थी। अगला सवाल बताइए, इनमें से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक या दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर कहा है? वैसे भी आपको हमने पढ़ा रखा है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही है। साथियों, आरपी त्रिपाठी के निजामी, अजीज मोहम्मद या साथियों इनमें से कौन? तो आप सभी लोग जैसे ही पढ़ेंगे साथियों जल्दी से बताइए फटाफट। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। तो इतिहासकार के बारे में जब भी पूछे तो आप सभी लोग देर मत लगाना, जल्दी से बताइए कौन थे वो इतिहासकार। कुछ कह रहे हैं अजीज मोहम्मद। देखो हमारे क्लास में कितनी समरसता है ना। कुछ अजीज मोहम्मद, कुछ आरपी त्रिपाठी, कुछ ए वाले भी हैं, और मजे की बात कि अभी तक कोई डी वाला नहीं मिला। इसका मतलब तुक्का लगाने का 3 ही ऑप्शन में तुमने सोच रखा है, कोई ना कोई होगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता चौथा ना हो? वो भी हो सकता है, जब नहीं पता तो चारों सही। जीएस जैसा सबसे सरल विषय दुनिया में कोई बना ही नहीं। क्यों? क्योंकि जीएस में नहीं आता तो मान लो सब कुछ आता है, और अगर आता है तो ही कंफ्यूजन है। जीएस में आता है तो कंफ्यूजन, नहीं आता तो सब आता है। जिसको जीएस नहीं आती उससे पूछो, दुनिया में उसको सबसे बढ़िया जीएस लगती है। समझ में आया? तो जो आपके पास आरपी त्रिपाठी हैं, उन्होंने इस साथियों ध्यान रखना, इसको कहा था कि ये वास्तविक संस्थापक है। साथियों के निजामी जो है ये अभी इतिहास में यहां मिलेंगे ही नहीं। समझ में आया? डी वालों के रुझान नहीं आ रहे थे, मुझे यही लग रहा था। आगे उसके भी रुझान, आगे देखो। कह रहा है बताइए प्रथम इल्बारी शासक कौन था? इल्बारी तुर्क कहे जाते थे जो अच्छे घरानों से थे। इल्बारी तुर्क का मतलब उच्च तुर्क, ध्यान रखना उच्च। तो ऐसे पद पर आने वाला सबसे पहले आपको इल्तुतमिश ही मिलेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक क्यों नहीं था? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो ऑलरेडी साथियों ध्यान रखना एक तरीके से गुलाम बनाया गया था, याद रखना, और ऐसे घर से था कि उसके घर वालों ने साथियों ध्यान रखना गरीबी में उसे बेचा था। जबकि इल्तुतमिश जो था ये एक राजा का, पहले से ऑलरेडी एक शासक का बेटा था। ध्यान रखना, शासक का बेटा था, इतना सुंदर दिखता था कि इसके भाइयों ने इसे बेच दिया था। तो भाइयों ने साथियों ध्यान रखना बेच दिया था, बेच दिया, ध्यान रखना दिया। ये लालच में ऐसा कर देते हैं। अगला सवाल, इनमें से किस सुल्तान ने खलीफा से खिल्लत जो है ये 1229 में बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश ने ही मान्यता प्राप्त की थी? दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान का मतलब होता है जो सुल्तान की मान्यता लेकर आया हो। तो याद रखना, सुल्तान की मान्यता सबसे पहले खलीफा से इसी इल्तुतमिश ने प्राप्त की थी। खलीफा इस्लामिक जगत का नेता होता था। खलीफा से साथियों ध्यान रखना खिल्लत जिसको मान्यता कहते हैं, तो खिल्लत का मतलब मान्यता होती थी, सबसे पहले इल्तुतमिश ने ही प्राप्त की थी 1229 में बगदाद के खलीफा से। आप ध्यान रखना, तो किससे प्राप्त की? बगदाद के खलीफा से। सुल्तान इल्तुतमिश के काल में न्याय चाहने वालों को कैसे कपड़े पहनने होते थे? साथियों काला वस्त्र तो विरोध का प्रतीक है, सफेद वस्त्र जो है ये शांति का प्रतीक है। शांति के लिए आप जानते हैं जैसे समर्पण इत्यादि नहीं कर देते, तो समर्पण का प्रतीक है समर्पण का। साथियों ध्यान रखना हरा वस्त्र जो है ये समृद्धि का प्रतीक है, समृद्धि का। साथियों लाल वस्त्र जो है ये आप सभी लोग याद रखना रजिया सुल्तान ने भी पहना था। आपको याद होगा रजिया कैसी ड्रेस पहन के गई थी? तो रजिया ने साथियों लाल कपड़े ही पहने थे, लाल पहनी, लाल पहनी। अगला देखिए, बताइए जल्दी से फटाक से, इनमें से किसने साथियों प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ किया था? साथियों ये पारसियों का नौवर्ष है, ध्यान रखना पारसी नौवर्ष है, नौवर्ष है। साथियों शुरुआत के 9 दिन ये लोग क्या करते हैं? उत्सव मनाते हैं। सबसे पहले बलबन ने ही नौरोज के त्योहार की शुरुआत की थी, आगे चलकर मुगल काल में ये अकबर के समय भी लागू रही। साथियों इसने सिजदा और पायबोस भी लगाया था। सुल्तान बलबन ने अपने दरबार को साथियों गठित किया था, अरबी, फारसी, तुर्की। साथियों ध्यान रखना इसने फारसी तौर तरीकों से अपने दरबार को सजाया था, जिसको हम पर्शियन साथियों सिस्टम कहते हैं। याद रखना ये खुद को क्या कहता था कि मैं फारसी योद्धा अफरासियाब का वंशज हूं। तो बलबन ने साथियों कहा कि मैं अफरासियाब का वंशज हूं, अफरासियाब का वंशज हूं, ध्यान रखना का वंशज मतलब मैं एक दूसरे देश से आया हुआ हूं। अगला सवाल देखिए, बताइए ईरानी पद्धति जिसमें सिजदा को शुरू किया गया। साथियों बलबन जो है वही पर्शियन शैली को लाना चाहता था।
सिजदा का मतलब होता है किसी के सामने सिर को तुमने झुका दिया, तो सिर झुकाना सिजदा करना। साथियों पायबोस का मतलब था दंडवत लेट जाना, तो पायबोस का मतलब है दंडवत साथियों लेटना। दंडवत लेटना जो है ये पायबोस कहा जाता था, ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं जैसे कि सिजदा और साथियों नौरोज, साथ में पायबोस इत्यादि को जल्दी से बताइए फटाफट किसने शुरू किया था? गैर इस्लामी परंपराओं को साथियों दरबार में पहली बार किसने शुरू किया था? तो हमारे भारत ने पहली बार गैर इस्लामी परंपराएं, अच्छा गैर इस्लामी जानते हैं क्या होता है? अर्थात जिनका इस्लाम में उल्लेख ना हो। इस्लाम में आप जानते हैं सिजदा करना बैन है, सिजदा। पायबोस का मतलब दंडवत लेट जाना, ये सब बैन है। नौरोज का मतलब उत्सव ऐसा मनाना जो अल्लाह के मर्जी के अगेंस्ट हो, ये सब बलबन ने शुरू किया था। आपको याद होगा जैसे कहते हैं नहीं, इस्लाम में सिजदा जो है वो केवल अल्लाह के आगे साथियों किया जाता है, समझ में आया? तो ये साथियों ऐसा करता है कि अगर कोई इसके सामने सिर झुकाता नहीं है, ऐसे करता नहीं है साथियों, तो ये बुरा मान जाता था। तो याद रखना बलबन है, इसने ही रक्त और लौह की नीति चालू की थी। रक्त व लौह की नीति किसने चालू की? इसी ने चालू की थी साथियों। इसके समय 1279 में एक विद्रोह हुआ है जिसे बंगाल का विद्रोह कहते हैं। एक विद्रोह जिसे तुगरिल ने किया था। किसने किया? तुगरिल ने किया, तुगरिल ने किया। इसे साथियों बंगाल का विद्रोह कहते हैं, तो बंगाल का कहते हैं, ध्यान रखना। क्लियर है? आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा संभलिए। अब आपके सामने चुनाव आयोग से संबंधित सवाल है। भारत में निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता इनमें से कौन करता है? प्रधानमंत्री साथियों, प्रधानमंत्री के साथ न्याय मंत्री, गृह मंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। आप जानते हैं हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 324 में यह मेंशन किया गया है कि 25 जनवरी को 1950 को भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का काम संभालेगा निर्वाचन आयुक्त। आप सभी लोग याद रखना। क्लियर है? तो आप सभी लोग इसको नोट करके आगे बढ़ेंगे। क्यों भाई साहब बोर्ड कहां कट रहा है? कट रहा है क्या? बोर्ड वोर्ड कट रहा है क्या? अगर कट रहा हो तो बता दीजिएगा मेरे दोस्त। कहां कट तो नहीं रहा, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है कि बोर्ड कट रहा होगा। अगर कट रहा है तो आप बता सकते हैं। मैं अगर चेक कर लेता हूं, बोर्ड तो नहीं कट रहा। कहां कट रहा है? हवाबाजी कर रहे हो तुम लोग? कट रहा है क्या? एक बच्चा उतनी देर से कह रहा है, उसके मुझे लग रहा फोन में भाई साहब कोई वायरस चला गया है जो बीच का ही केवल दिखा रहा है, टुल्लू भर का इतना सा, समझना। ऊपर वाला उसके फोन का कट रहा होगा, वो हमको दोष दे रहा है। हैं? कहीं कट पिट नहीं रहा, देख रहे हो? मुझे संदेह में डाल दिया, मुझे देखने जाना पड़ गया ओबीएस में। आगे देखिए, कह रहा है संपूर्ण देश निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित है। हम सभी लोग जानते हैं हमारे यहाँ लोकसभा की वर्तमान में 543 सीटें हैं। खत्म करिए, आप जानते हैं, तुरंत लगाइए। देश में निर्वाचन क्षेत्र 543 ही होंगे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हम सभी लोग जानते हैं हमारे भारत में पहले 21 साल था, अब हम जानते हैं 18 साल की उम्र पूरी कर ली आपने, सार्वभौमिक मताधिकार दिया जाएगा। आर्टिकल 326 में खुल करके बताया गया सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार, केवल शिक्षित वयस्कों को गलत, साथियों केवल पुरुष गलत, केवल संपत्ति धारक गलत। मतलब सभी को मत देने का अधिकार है ना, ये तो हमारे यहाँ मौलिक अधिकारों का है। समझ में आया? आप सभी लोग याद रखना। क्लियर है? आगे देखिए, बताइए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से कौन हटा सकता है? तो जो नियुक्त करे, हम जानते हैं हमारे यहाँ राष्ट्रपति द्वारा उसकी नियुक्ति होती है, तो हटाने का काम किसी और के हाथ में नहीं होगा। अगर आपसे कोई पूछे बताइए कौन हटा सकता है, तो साथियों ध्यान रखना उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल जब 324 पढ़ोगे, और उसको हटाने का काम भी राष्ट्रपति ही केवल करेगा, दूसरा कोई नहीं। साथियों सुप्रीम कोर्ट से कौन सा, मुख्य न्यायाधीश से कोई मतलब नहीं। मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री से वो हलो हाय करेगा बस। मध्यावधि चुनाव तब कराए जाते हैं जैसे बीच में कोई सिस्टम फेल हो जाए। उदाहरण के तौर पर देखिए, जब समय के पूर्ण होने से पहले ही लोकसभा बंद हो जाए, जब कोई सदस्य अपना सदस्य तो कोई मतलब नहीं, 1 और 2, मतदान के समय जब कोई अंतर ना हो। सबसे पहली चीज तो मध्यावधि चुनाव, जब साथियों कोई सदन चालू रहता है, जैसे लोकसभा भी मान लो चल रही है, आप जानते हैं हमारे देश में 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। कल को मान लो लोकसभा किसी कारण से भंग कर दी जाए, तो बीच में जितना समय बचा होगा, जैसे मान लो 2000 साथियों अभी हमारा 26 चल रहा है, 29 में लोकसभा के चुनाव फिर होंगे, क्योंकि 2024 में हुए थे, 5 साल बाद 29 में होंगे, है ना। नया प्रधानमंत्री पक्का है इस बार कोई ना कोई बन जाएगा।
अगर मतलब कोई भी बनेगा, लेकिन मोदी जी तो नहीं बनेंगे अब, और नहीं बनना भी चाहिए भैया। इतनी कोई कहां, मतलब सोचिए लंबी लिमिट हो गई। 15 साल हमने बहुत झेल, मतलब बहुत देख लिया। फिलहाल हम बहुत ज्यादा अब नया चाहते हैं। तो हमारे नए प्रधानमंत्री, अब मान लो कहीं धोखे से कल नीतीश बाबू ने इस्तीफा दे दिया, मतलब नीतीश बाबू ने कहा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और तुम सब संभालो अपना अपना, तो ऐसे में हो सकता है सरकार खतरे में आ जाए। तो ऐसे में क्या होगा, जो समय बचेगा 2 साल के लिए, फिर 2027 में नई लोकसभा आ जाएगी। साथियों, जब पूर्ण होने से पहले लोकसभा भंग हो जाए, तो ये आप सभी लोग जानते हैं, इसके लिए बीच के बचे हुए समय का आप सभी लोगों को याद रखना एक तरीके से मिल जाएगा। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो ये तो सुकुमार सेन थे, ध्यान रखना। और अभी वर्तमान में अगर पूछ दे बताओ कौन है, तो वर्तमान में साथियों हम जानते हैं हमारे ज्ञानेश कुमार जी हैं। ज्ञानेश कुमार को लगा लेंगे, ज्ञानेश कुमार। इनका क्रम कौन बताएगा, गुरुजी क्रम भी आप ही बता दीजिए, हमको तो नहीं आता। 26वें नंबर के हैं, आप नोट कर लीजिएगा। क्रम भी देखो, सब देखो, जितना देख सकते हो सब याद कर लो। बताइए अगला सवाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो हमारे यहां होता है पद से हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा? अभी बताया राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है, ध्यान रखना। बताइए निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान, पीछे वाला सवाल एक बार पढ़ लीजिए। संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के आधार पर, कदाचार के आधार पर। अब देखो यहां पर दिमाग लगाने की जरूरत है। तुम ये कदाचार पदाचार का मतलब क्या है, मतलब बस इतना सा है कि राष्ट्रपति के बस एक बार से ये समझ लो कि अगर आपसे कोई पूछे इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो हमें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति मिलेगी, और हटाने का काम किसका होगा, तो हटाने का भी उसी का होगा। साथियों ध्यान से देखिएगा, निर्वाचन आयोग का प्रावधान, आ जाओ जल्दी से फटाफट से। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के किस भाग में निहित है। आप सभी लोग जानते हैं हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल साथियों 324 में आपको मिलेगा। अच्छा, आप ये भी जानते होंगे साथियों हमारे यहां एक 61वां संशोधन हुआ था 1989 में। बताइए ये संशोधन किससे जुड़ा हुआ था? संशोधन साथियों आपको बताना है किससे जुड़ा हुआ था। गुरुजी हमने पढ़ा था इस 61वें संविधान संशोधन में हमारे यहां जो लोकसभा से जुड़े हुए सदस्य थे उनको मतदान करने की उम्र पहली बार साथियों लोकसभा चुनाव में 18 साल कर दी गई थी। तो यहां पे बस इतना दिमाग में रखिएगा कि गुरुजी 1 और 8 दिख रहा है, मतलब उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी, खत्म काम। पहले कितनी थी, तो यहां से यह भी ध्यान रखना 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। जल्दी से बताइए फटाफट। तो भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग जो है उसका प्रावधान किस भाग में है? साथियों देखो आप सभी लोग, सबसे पहले भाग 8 में, भाग 12 तो संपत्ति इत्यादि से है। साथियों भाग 15 जैसे ही मिला आप तुरंत कूदने लगे, गुरुजी 15 नंबर समझ में आ। होमगार्ड में तुम बचोगे नहीं, एक भी बच्चा सिलेक्शन के लिए रुकेगा नहीं। भारत में निर्वाचन आयोग से संबंधित आप सभी लोगों को प्रावधान बताने हैं। कह रहा है अब देखो इससे कठिन सवाल बन नहीं सकता पेपर में, मैं लिख के दे दूं, हो सकता है ऐसा सवाल भी ना पूछे, दम ही नहीं उसके पास इतनी। पूछेगा तो देखो क्या पूछेगा, तुमसे जितना बताया उतना दिमाग में रखिएगा बस। निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के लिए हमारा आर्टिकल 324 26 नवंबर को 1949 से लागू है। साथियों संविधान आ गया था, बिल्कुल लागू है। आप जानते हैं हमारे यहां जब संविधान लागू हुआ था तो 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। 15 अनुच्छेद याद होगा आपको, इनमें साथियों नागरिकता, निर्वाचन, राष्ट्रपति से जुड़े हुए, तो इसका मतलब पहला वाला सही है। साथियों निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था, जो भी सही है। 2 नवंबर 1990 को निर्वाचन आयोग पहली बार 1989 में पहली बार 3 सदस्य हुआ था। मतलब साथियों ध्यान रखना 1+2 और तीसरा गलत है, और चाहे कुछ भी हो जाए पहला दूसरा सही है। बातों बातों में ये सब तुमको पढ़ा डाला, तुम खुद ही सोचिए, बातों बातों में आपको ये पढ़ा डाला, और जिसने लगा लिया पहला और दूसरा सही, समझ लो सही, तीसरा गलत। प्लीज एक बार आप सभी लोग इन सभी ऑप्शन में नजर जरूर मारिएगा। कैसे नजर मारना है, किसी में यह ना लिखा हो पहला दूसरा सही परंतु तीसरा गलत, अगर यह मिल जाए तो समझ लेना सबसे ज्यादा सही यही वाला है। पहला दूसरा तो सही है परंतु तीसरा गलत, यह पूर्ण आंसर है, बाकी सब अधूरे हैं।
हाँ जल्दी से बताइए। रिशु कह रहे हैं सर पीडीएफ कहां मिलेगी? एग्जामपुर के एप्लीकेशन पर मिलेगी और अंकित तिवारी ऑफिशियल साथियों जीएस टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। अगला देखो बाबू जल्दी से बताओ फटाफट, ये तो कर लोगे। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो अभी बताया सुकुमार सेन थे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। साथियों अगर आपसे कोई पूछे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि भारत में प्रत्यक्ष चुनाव को नियंत्रित करने के लिए एक चुनाव आयोग होगा, अब बताओ इनमें से क्या होगा? धारा 370 जम्मू कश्मीर को लगाओगे? गुरुजी ये तो नहीं लगा सकते, हटा दिया। 343 344 आप जानते हैं हमारे आर्टिकल साथियों जाति और धर्म से जुड़े हुए हैं। कौन से वाले? साथियों आप जानते हैं जैसे हमारे यहाँ ओबीसी अनुसूचित जाति, उनके लिए अलग से बताया गया। आर्टिकल 324 खत्म करो। चुनाव आयोग का सचिवालय दिल्ली में है, हमने पढ़ रखा है। केंद्रीय सचिवालय दिल्ली में है, हमने पढ़ रखा है। भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल, अब ये तुम बताओगे, जैसे पढ़ा रखा है, दो में दोनों शर्तें होनी चाहिए। चाहे वो अपनी 65 साल आयु पूरी कर ले। किस किस में 65 साल है? गुरुजी ये वाला तो गया, ये वाला गया। साथियों बचा अब दो ऑप्शन, जल्दी से बताइए और मुझे पूरा भरोसा है 665 लगाओगे। वाह दिल खुश कर दिया, पहली बार मन कर रहा है तुम्हारे ऊपर ये फूल लुटा दूं ऐसे, है ना? वाह बिल्कुल सही तुमने बताया। 6 साल या 65 साल, दो में से कोई एक हो जाए, तुरंत लगा देना 6 या 65। आप सभी लोगों को याद रखना है, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। तो जिसने लगाया 6 और 65 वो बिल्कुल सही है, यही आपसे मैं उम्मीद करता था। 5 साल नहीं होती, ध्यान रखना। अगला सवाल, चुनाव आयोग कैसा निकाय है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 324 पढ़ के देख लो, पता चल जाएगा। जिसका उल्लेख संविधान में किया गया वो संवैधानिक निकाय, और जिसका नहीं किया गया वो नहीं होगा। तो संवैधानिक निकाय है, बस खत्म। गुरुजी वैधानिक मतलब विधान कानून नहीं, निर्वाचित निकाय ये सब होंगे नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, आप पढ़ के देख लो, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त, भैया इनका क्रम भी बता देना। वर्तमान में ज्ञानेश कुमार हैं, 2025 फरवरी में चुने गए थे, और अभी वर्तमान में साथियों ध्यान रखना अभी हैं, लेकिन ये नहीं पता कब तक रहेंगे। तो ये आप सभी लोग याद रखना 26वें नंबर के हैं, फरवरी 2025 में आए थे, नोट करके डाल लेना। फरवरी 2000 साथियों ध्यान रखना 25 में आए थे और 26वें नंबर के हैं, 26वें नंबर के, बस खत्म। क्लियर है? एक बच्चा कह रहा है गुरुजी हमको यूजीसी के बारे में बता दो। यूजीसी के बारे में बताएं? तुम्हारी जवान ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे कच्चे से काटेंगे, फिर बताएंगे यूजीसी के बारे में। है नाम तुम्हारा क्या है? इंग्लिश। तुम पहले अपना नाम लिख के आओ, तुम्हारा नाम भी नहीं पता, तुमको ही नहीं पता, इंग्लिश टॉपर लिखे हो। अरे कम से कम थोड़ा तो कम से कम देख लो, हैं कम से कम थोड़ा देख लो, पढ़ कहां रहे हो? होमगार्ड की क्लास में। आईएएस में सवाल पूछा जाएगा कि यूजीसी के बारे में बता दीजिए, हमारे होमगार्ड में नहीं आएगा, लिख लो नहीं आएगा, और बताइए। समझ में आया? हद हो गई। तुमको पढ़ाई वढ़ाई से मतलब ना थोड़ा ना है, तुमको मतलब है किससे? साथियों ध्यान रखना, राजनीति से। तुमको मतलब किससे है? तुमको अपने काम से मतलब नहीं है। साथियों ध्यान से देखना, हो गया ये। अब देखो आपको एक जानकारी दे दें, ये होमगार्ड का हमारा बैच है, ले सकते हो, और ये किताब जरूर आपके पास होनी चाहिए। 6000 ज्यादा इसमें क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट पर कैश ऑन डिलीवरी है। तो 2 टॉपिक तो हो गए पूरे। बोलो सभी लोग एक बार, क्लियर है? सर क्लियर है। अब हम बात करेंगे साथियों अगले सवालों पर, है ना? अभी तो हमारे शुरुआत हो रही है ना, अभी तो शुरुआत हो रही है। गुरुजी कल हमने आपसे कहा था कि आप सभी लोग 80 के बाद 81 नंबर से क्वेश्चन लगाना है। समझ में आया था ना? मतलब हमको आज वो वायुमंडल की परतें पढ़नी थी, है ना? याद है ना? तो सबसे पहले आप पहला सवाल देखिए, फटाक से बताइए वायुमंडल की परतों वाला। ऐसे थोड़े ना बताएंगे, समझ में आया? क्लियर है? जल्दी से बताइए। हम इसको समझा देंगे तो ये फिर देश ही निकल जाएगा छोड़ के। समझ में आया? हम बहुत अलग टाइप के समझाते हैं फिर, हैं? कोई भी हो, हमको इससे खोरना फर्क पड़ता है। हमको फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम कितना पढ़ने लिखने में तेज हो। जल्दी से बताइए फटाफट से। सवाल था मेन आपके सामने परतों से जुड़ा हुआ। पहला सवाल है, बताइए भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त जो किरणें होती हैं, इनके अवशोषण द्वारा भूमि वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गुरुजी हम सभी लोग जानते हैं हमारी पृथ्वी जो है, इस पर इस सवाल को चाहे पढ़ो ना पढ़ो, जो समझा रहे हैं उसको समझ लिया तो समझ लो लाइफ जिंगा लाला, नहीं तो वैसे ही सब खराब है। साथियों ये कांच का जार ले लीजिए। कांच का क्या ले लीजिए? जार। ना हो जार तो कांच का डब्बा तो होगा ना घर में, अचार वचार रखते हो, गुरुजी रखा है।
इसमें बंद कर देना और सूर्य के ताप में रख देना। साथियों लगातार इसका तापमान बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये तापमान बहुत तेजी से बढ़ गया, अब इससे किरणें वापस नहीं निकल पा रही, तो पृथ्वी की हालत भी वैसी ही है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि ये एक ऐसी गैस होती है जो वायुमंडल की परत पे जम जाती है, सूर्य की किरणें आती फंस जाती हैं। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव आपको याद रहेगा। सही उत्तर का चयन करिए जो वायुमंडल की परतों को क्रमबद्ध तरीके से बिछाता है। सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है जिसमें वर्षा इत्यादि की घटनाएं, फिर समताप मंडल होता है, फिर इसके बाद बीच में आओगे तो मध्य मंडल, और आप सभी लोग याद रखना इसके बाद आओगे तो तुमको आयन मंडल मिलेगा, और सबसे बाहर जाओगे तो बहिर्मंडल। अब देखो सबसे बाहर बहिर्मंडल जो 640 किलोमीटर से ऊपर है। क्षोभ मंडल की सीमा 0 से शुरू होती है, इसमें वर्षा इत्यादि मतलब जो आते हैं ना तूफान उफान वो सब होते हैं। तो लगा लो जल्दी से क्रम। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, आयन मंडल तो गलत हो जाएगा, हटा ही दीजिए। परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर इसके बाद आयन मंडल, और फिर इसके बाद आयतन मंडल। रोक लेते हैं, देख लेते हैं भी। आयतन मंडल तो होगा नहीं साथियों, मध्य मंडल ये भी नहीं होगा, एक ही बच रहा है। अब आप खुद ही सोचिए, यहां पर आपको दो चीजें नई सीखने को मिली, समझ में आया? दो चीजें नई सीखने को मिली। एक तो साथियों मिला आपको परिवर्तन मंडल, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में, तो इसमें साथियों परिवर्तन होता है। दूसरा इसकी जो साथियों गर्मी का समय होता है उसमें मोटाई में परिवर्तन आ जाता है। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा क्रम से। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, आपको मजा आ जाएगा। वैसे तस्वीर दिखाने क्या जरूरत है, ये सवाल जहां पे है वहीं तस्वीर को उठा लाएंगे। कैसे उठा लाएंगे? मेहनत करके। ध्यान से देखना, ये रही तस्वीर और ये रहा इसका सिस्टम। आप पूरा हिला दीजिए। वायुमंडल की परतें हैं आपके सामने, अब आप इनको कैसे देखते हो ये तुम समझो। हमने तो समझ लिया है, अब तुम्हारी बारी है। इस बार छोड़ के नहीं आना है पेपर में और पूरा एकदम निपटा देना है। जल्दी से देखो फटाक से, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 सेकंड में सवाल को करना है। वायुमंडल की सबसे नीचे वाली जो परतें हैं वो आपको क्षोभ मंडल दिखेगी 0 से 12 किलोमीटर के बीच। साथियों गर्म वायु के गुब्बारे मिलते हैं, मौसम के बहुत साथियों ध्यान रखना एकदम परिवर्तित क्षेत्र है। लगातार इसमें आप सभी लोग याद रखना मौसम की उथल पुथल होती रहती। फिर समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है। मध्य मंडल में उल्का उल्का की जो चीजें हैं वो दिखेंगी। उपग्रह इत्यादि आयन मंडल में छोड़े जाते हैं और फिर बहिर्मंडल आ जाता है सबसे बाद में, एक्सोस्फीयर। हटा दीजिए, बस खत्म हो गया गुरुजी। अब क्या बचा? कुछ नहीं। अब इसी के आधार पे क्वेश्चन लगाने हैं। क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई जो है वो साथियों लगभग कितनी मोटाई होती है? तो ये तो आप ध्यान रखना 2 तरीके से निकाली जाती है। समझ में आया? पेन का साइज बड़ा कर ले, कोनो बात नहीं, लो जी बड़ा कर लिया। साथियों ध्यान रखना 2 तरीके से, एक तो निकाली जाती है ध्रुवों के साइड से और दूसरी अक्षों के साइड से। समझ में आया? तो ये आप सभी लोगों को याद रखना है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये 0 से 12 किलोमीटर आप सभी को याद रखना है, और इधर से देखोगे तो 0 से 18 किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर आपको साथियों मिल जाएगा। यहां पर आप सभी लोग लगा सकते हैं बी नंबर 18 किलोमीटर। उसके बाद आपकी ऊपर बढ़ जाती है। बताइए जल्दी से अगला सवाल, वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? समताप मंडल में, क्योंकि यहीं पर वायुयान उड़ाए जाते हैं, आदर्श मंडल माना जाता है। वायुयान जहाज वहाज कहां उड़ाए जाते हैं? तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा बढ़िया मंडल जहाज के लिए कौन होता है? वायुयान के लिए, जहाज के लिए सबसे आदर्श मंडल होता है यही वाला, क्योंकि इसमें मौसम की घटनाएं नहीं होती। आंधी तूफान कहां आते? जब आते नहीं तो यही उड़ा लो जहाज। क्लियर है? अगला सवाल देखिए। अगला देखिए, कह रहा है ओजोन परत मुख्यतः। ओजोन परत साथियों हम सभी को पता है समताप मंडल का ही एक भाग है। 50 से 80 साथियों ध्यान रखना एक तरीके से बीच में पाई जाती है, खत्म 35 से 50 के बीच में। खत्म करिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरण की परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो अच्छा एक बात बताना, वैसे तो समताप मंडल में ओजोन परत होती है, लेकिन ओजोन परत ऑलरेडी साथियों ध्यान रखना सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं, औरक किरणें, उनको अवशोषित कर लेती है। तो आप तुरंत कहेंगे गुरुजी ओजोन मंडल जो है, जिसको हम सभी लोग इसी मंडल का एक हिस्सा मानते हैं, लगा लेंगे, खत्म करेंगे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। साथियों अब मैं आपकी क्लास को यहीं पर रोकूंगा।
इसलिए क्योंकि आज हमारा 14 मिलियन का एग्जामपुर मेन चैनल हो गया है, तो उसके लिए थोड़ा सा सेलिब्रेशन है, बुलाया गया है। 2 मिनट में मैं अभी जा रहा हूं, तो आपसे इसमें क्षमा चाहूंगा। आज के लिए इतना ही रख पाऊंगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने आप में साथियों बेहतर तैयारी करते रहिए। जो विद्यार्थी हमारे साथ बिल्कुल नए जुड़े हूं, मैं उनको एक जानकारी दे दूं, ये हमारा होमगार्ड का अंतिम प्रयास 2.0 बैच है साथियों। इसमें आपको 1 फरवरी से क्लासेस देखने को मिलेंगी। 1 फरवरी तक ऑफर है, क्लासेस तो ऑलरेडी इसमें चल रही हैं साथियों। ध्यान रखना 20 जनवरी से बैच स्टार्ट हो गया था साथियों। इस बैच में आपको फ्लो चार्ट वाली किताबें मिलेंगी, कंप्लीट थ्योरी बैच है, 600 घंटे से अधिक की लाइव क्लासेज और बहुत कुछ है, तो सभी लोग इसका फायदा लीजिए। साथ में ये किताबें हैं जो फ्लिपकार्ट पर कैश ऑन डिलीवरी उपलब्ध है। ये एक किताब है पूरी, जिसमें आपको 6000 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। ये किताब आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकती है प्रैक्टिस के लिए, तो सभी लोग इसका फायदा लीजिए। 149 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अपना ध्यान रखिएगा और अपनों का भी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को भी अगली क्लास में जरूर लाइएगा। जय हिंद।